Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology 1 Unit 2 Multiple Choice Questions. जैसा कि हम स्टडी कर रहे थे फार्माकोलॉजी 1 की यूनिट 2 के एमसीक्यूज को, तो हम लोगों ने अभी तक 150 एमसीक्यूज यूनिट 2 की फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के बेसिस पर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और भी यहाँ पर हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द टर्म क्लिनिकल एंटागोनिस्ट मीन, जो क्लिनिकल टर्म होता है ना उसका क्या मतलब होता है। तो देखो, एंटागोनिज्म का मतलब होता है कि वो सबस्टांस जो क्या करेगा, अपोजिट एक्शन देगा। बेसिकली जो एक्शन यहाँ पर देना चाहिए था, जो एगोनिस्ट दे रहा था वो नहीं दे पाएगा, तो हम कहेंगे कि अपोजिट एक्शन आ रहा है। केमिकल एंटागोनिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी होगी, यानी कि जब आपका ड्रग जो रहेगा वो बाइंड होगा आपके रिसेप्टर से या फिर आपके दूसरी किसी ड्रग से, तो यहाँ पर आपके केमिकल रिएक्शन होगी और एक अनोदर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। सो आपके पास ऑप्शंस हैं कि टू ड्रग्स कंबाइन विथ वन अनोदर टू फॉर्म एन इनएक्टिव कंपाउंड, कि यहाँ पर दो ड्रग्स होंगी जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी और कंबाइन होकर के एक इनएक्टिव कंपाउंड बना लेगी। देखो यहाँ पर क्योंकि एंटागोनिज्म की बात करी है ना, इसलिए हमने यहाँ पर इनएक्टिव कंपाउंड की बात करी। अगर हम यहाँ पर एगोनिज्म की बात करते तो हम ये कहते कि एक्टिव कंपाउंड बनाता है ना, लेकिन क्योंकि एंटागोनिज्म हम बना रहे हैं, एंटागोनिस्टिक यहाँ पर एक्शन देखना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आपका जो कंपाउंड बने वो एक्टिव ना हो, यानी वो एक इनएक्टिव कंपाउंड हो। तो यहाँ पर दो ड्रग्स कंबाइन होंगी एक दूसरे से और क्या बना लेगी, इनएक्टिव कंपाउंड बना लेगी। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि टू ड्रग्स कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म अ मोर एक्टिव कंपाउंड। अगर आप केमिकल एगोनिज्म की बात करते तो हम यहाँ पर कहते कि भाई आपके एक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एंटागोनिस्ट की बात की है इसलिए इनएक्टिव होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, but the other options are that two drugs combine with each another to form a water soluble या फैट soluble। तो वाटर soluble और फैट soluble का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, सिंपली हम इनएक्टिव कंपाउंड की बात करेंगे। दैट इज वाई हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ टेराटोजेनिक रिएक्शन इज, देखो टेराटोजेनिक रिएक्शन जो होता है ना वो बेसिकली, जब भी टेराटोजेनिक का बात आए तो हम फीटस की यहाँ पर बात करेंगे कि फीटस के अंदर होने वाली जो अब नॉर्मल रिएक्शंस होती है ना उनको बोला जाता है टेराटोजेनिक रिएक्शंस। तो क्या है टेराटोजेनिक एक्शन? फर्स्ट, टॉक्सिक एक्शन ऑन द लीवर, लीवर पर होने वाले टॉक्सिक एक्शन नहीं। नेगेटिव एक्शन ऑन द फीटस विच इज कोजिंग फीटल माल फॉर्मेशन, बिल्कुल सही कि फीटस पर होने वाले वो नेगेटिव एक्शन जो कि फीटल माल फॉर्मेशन करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा है टॉक्सिक एक्शन ऑन ब्लड स्ट्रीम नहीं, टॉक्सिक एक्शन ऑन किडनी नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next is question number 3, that the characteristic unwanted reaction which isn't related to a dose or a pharmacodynamic properties of a drug is called। देखो characteristic unwanted reactions की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ड्रग की डोज के साथ रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि हम ड्रग की ज्यादा डोज दे रहे हैं इस वजह से ये आपको नेगेटिव एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ड्रग, ड्रग की डोज से रिलेटेड नहीं होगा। अनवांटेड रिएक्शन या उसकी जो फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है ड्रग की उनको क्या बोला जाता है? तो आपको पता है आइडियोसिंक्रेसी तो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। एक हम लोगों ने वर्ड पढ़ा है आइडियोसिंक्रेसी, जिसका मतलब क्या है कि अनवांटेड रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमने एक और चीज बोली, क्या? सडन टॉलरेंस, ठीक है। सडन टॉलरेंस या टॉलरेंस का मतलब होता है कि भाई हमने ड्रग दे रहे हैं और इफेक्ट उस पर्टिकुलर डोज पर आना बंद हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? टॉलरेंस या आइडियोसिंक्रेसी। टेराटोजेनिक हमने पढ़ ही लिया कि भाई अनवांटेड जो इफेक्ट है फीटल के अंदर होने वाला वो टेराटोजेनिक है। बचा कि आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी की, यहाँ पर एक कम डोज के अंदर भी, यानी कि जो डोज से रिलेटेड नहीं है उसके साथ भी हमको जो अनवांटेड रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिलती है उसको क्या बोलते हैं? हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4,
दैट आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन ऑफ अ ड्रग इज, ड्रग की आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस क्या होती हैं, कि जो अबनॉर्मल रिएक्शंस होती है ना ड्रग की, ठीक है, उनको बोलते हैं हम आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। तो अ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं होती ये। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब है कि डोज अनरिलेटेड रिएक्शन, जो कि किसी की भी अंदर हो सकता है उस पर्टिकुलर चीज की सेंसिटिविटी, तो जो डोज पर डिपेंड नहीं करेगी, डोज रिलेटेड नहीं होती हैं। सेकेंड है टाइप ऑफ ड्रग एंटागोनिज्म, नहीं। अनप्रिडिक्टेबल इनहेरेंट एंड क्वालिटेटिवली अबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ अ ड्रग, ड्रग की अबनॉर्मल रिएक्शन जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, जो हमारे लिए प्रिडिक्टेबल नहीं है, इनहेरेंट है ना, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर कई बार देखने को मिलती है, तो उनको बोलते हैं हम आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। और ये क्या होती है आपके क्वांटिटेटिवली एग्जीक्यूटेड रिस्पॉन्स होता है, नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है अनप्रिडिक्टेबल, इनहेरेंट और क्वालिटेटिवली अबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ अ ड्रग क्या कहलाती है, आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है। थेराप्यूटिक इंडेक्स का मतलब होता है आपके LD50 और ED50 का रेशियो, बेसिकली ये बताता है कि ड्रग आपकी कितनी सेफ है, कितनी यूजफुल है, ठीक है। सो इट इज अ रेशियो विच इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द सेफ्टी एंड यूजफुलनेस ऑफ एन ड्रग फॉर एन इंडिकेशन, बिल्कुल सही, कि ये बेसिकली एक रेशियो होता है LD50 और ED50 का, जो कि ड्रग की सेफ्टी और उसकी यूजफुलनेस को बताता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है आपके पास अदर ऑप्शंस की रेशियो है जो यूज किया जाता है इवैल्यूएशन के लिए, ड्रग की इफेक्टिवनेस को, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को, या ड्रग के एलिमिनेशन रेट को, नहीं। तो सेफ्टी और यूजफुलनेस की इवैल्यूएशन के लिए यूज किया जाता है, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फेज सेकेंड ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन, फेज 2 में क्या आती है, देखो फेज 1 में आती है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस, तो ये तो आपके फेज 1 की हो गई। एसिटाइलेशन आती है आपके फेज 2 के अंदर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच मेक्स द मेटाबोलाइट ऑफ कोडीन मोर फार्माकोलॉजिकली पोटेंट एनाल्जेसिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बतानी है मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि क्या करती है, कोडीन को फार्माकोलॉजिकली ज्यादा पोटेंट यहाँ पर बना देती है, पोटेंट एनाल्जेसिक ये बनाती है, ठीक है। तो हमको वो मेटाबॉलिक रिएक्शन बतानी है जो जिसकी हेल्प से आपका जो कोडीन होता है वो आपके ज्यादा फार्माकोलॉजिकली पोटेन बनता है। देखो मॉर्फिन और कोडीन के अंदर ना सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप का, एक मिथाइल ग्रुप का ही डिफरेंस होता है, तो अगर यहाँ पर हम क्या करते, एक मिथाइल ग्रुप को रिमूव कर देना, तो मॉर्फिन कोडीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फार्माकोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पर सिंपली रिएक्शन होगी डी एल्काइलेशन की, जिसके थ्रू एल्काइल ग्रुप का रिमूवल होगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी एल्काइलेशन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की प्रो ड्रग क्या होती है। देखो प्रो ड्रग दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो प्लस ड्रग। प्रो मतलब होता है प्रीवियस यानी कि पहले, ठीक है। तो ड्रग का जो प्रीवियस फॉर्म है, ठीक है, ड्रग का जो मेन प्रीवियस फॉर्म है उसको बोलते हैं हम प्रो ड्रग, ठीक है। तो ये प्रो ड्रग क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स द अब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग विद द पुअर लिपिड सॉल्युबिलिटी, कि ये क्या करता है आपके ड्रग के अब्जॉर्प्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को फैसिलिटेट करता है, जो पुअर लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है, ठीक है। तो देखो अलग प्रो ड्रग जो होता है ना, मेनली ये कह सकते हैं हम कि इनएक्टिव फॉर्म है, और ये प्रोडक्ट का इनएक्टिव फॉर्म जब आपके एक्टिव फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट होता है, तो उसका जो एक्टिवेशन होता है तब यहाँ पर हमको फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि इनएक्टिव ड्रग से एक्टिव ड्रग बनने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रो ड्रग से एक्टिव ड्रग बनना, ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है, कई बार आपकी ड्रग अगर हम एक्टिव फॉर्म में दे देंगे ना तो डायरेक्ट एक्शन नहीं कर पाएगी, तो इसलिए हम उसको प्रो ड्रग के फॉर्म में देते हैं। तो ये क्या करती है, अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को फैसिलिटेट करती है, ठीक है। इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, हाँ ड्रग के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाने के लिए भी काम आती है कभी कभी, अगर वो आपके रैपिडली एलिमिनेट हो रही है एक्टिव फॉर्म में, तो ठीक है। थर्ड है प्रमोट साइट स्पेसिफिक डिलीवरी ऑफ ड्रग, ड्रग का पर्टिकुलर साइट पर यहाँ पर डिलीवर करती है, बिल्कुल सही। तो आपके ऑप्शंस होंगे ऑल ऑफ द अबव, कि यहाँ पर सारी चीजों करने के लिए, अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए, एलिमिनेशन को रिड्यूस करने के लिए, साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी करने के लिए आपकी क्या यूज की जाती है, प्रो ड्रग यूज की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Next is question number 9, that the removal of oxygen or an alteration in a drug which leads to decrease in the proportion of oxygen in the drug compound as,
सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन का रिमूवल करेंगे या ड्रग के अंदर कोई अल्टरेशन, कोई चेंज करेंगे जिसकी वजह से डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन, जिसकी वजह से उसके अंदर जो ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन होगा आपके वो कम हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। सो द करेक्ट आंसर विल बी रिडक्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 दैट एक्सिपिएंट्स आर, एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, देखो आपकी फॉर्मुलेशन के अंदर मेन इंग्रेडिएंट तो है आपका एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और इस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा जो भी इंग्रेडिएंट आपके वहां पे प्रेजेंट है वो सभी आपके क्या है, आपके एक्सिपिएंट है। ठीक है, तो ये एक्सिपिएंट क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन को मतलब फॉर्मुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दीज आर फार्माकोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंस, बिल्कुल सही बात है, फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होते हैं, इनकी खुद की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, खुद कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहे होते। सही बात है, फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होते हैं। यूज टू मास्क एन अनप्लीजेंट टेस्ट, कई बार यहाँ पर अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए यहाँ पर हम जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं, ठीक है, या हम स्वीटनिंग एजेंट यहाँ पर डालते हैं जो इसके अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क कर लेते हैं। तीसरा है कि यूज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन एजेंट, कि जो हमारा पर्टिकुलर एजेंट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी को, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने का ये काम करते हैं। सही बात है, कई बार उसकी सॉल्युबिलिटी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। एम्प्लॉयड टू एड बल्क टू द एक्टिव एजेंट यूज इन अ स्मॉल क्वांटिटी, ये भी बिल्कुल सही बात है कि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर अगर हमारा एक्टिव एजेंट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में है तो उसके बल्क को इंक्रीज करने का भी काम करते हैं। तो चारों ही ऑप्शन वैसे तो सही है, चारों स्टेटमेंट सही है, तो आप कोई सा भी लगा सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही आपको ऑप्शन चूज करना होगा, चारों स्टेटमेंट सही है ना, चारों ही काम करता है एक्सिपिएंट, वो डिपेंड करता है, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया कि एक्सिपिएंट की कौन से वाले टाइप की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बल्किंग एजेंट की बात करते हैं तो वो बल्क बढ़ाने का काम करता है, अगर हम स्वीटनिंग एजेंट की बात करते हैं तो वो टेस्ट को, बिटर टेस्ट को मास्क करने का काम करता है, अगर हम सोल्यूबलाइजिंग एजेंट की बात करते तो वो सोल्यूबिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है, अगर हम प्रेजर्वेटिव की बात करते वो फॉर्मुलेशन को प्रिजर्व करता है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है ना। तो इस तरीके से डिपेंडिंग कि यहाँ पर कौन सा एक्सिपिएंट है उसके अकॉर्डिंग उसके सारे फंक्शनिंग होते हैं। चारों स्टेटमेंट सही है आपके। नेक्स्ट है बायो एसे इज यूज्ड फॉर, बायो एसे किसके लिए यूज होता है, देखो एसे बेसिकली क्या होता है, आपके क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के काम आता है, कि जब हमें सबस्टांस की क्वांटिटी को पता करना होता है, ठीक है, तो वहां पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ऐसे परफॉर्म करते हैं। और बायो ऐसे का मतलब है कि हम किसी बायोलॉजिकल एजेंट को यानी कि किसी बायोलॉजिकल स्पीशीज को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इस ऐसे को के लिए। तो आपके पास सवाल पूछा है कि बायो ऐसे किस लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन है कि डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द डोज एडमिनिस्टर्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स, कि आप कितनी डोज ले रहे हो और डोज के रिस्पॉन्स में जो डोज के रिस्पेक्ट में जो रिस्पॉन्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है उसके बीच में रिलेशनशिप बताता है। नहीं, ये नहीं करता वो, उसके लिए हम वहां पर कर्व फॉर्म करते हैं, डोज रिस्पॉन्स कर्व वो बता रहा होता है। नेक्स्ट है कि डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ न्यू एजेंट कंपेयर विद दैट ऑफ स्टेबलाइज्ड ड्रग, हाँ ये कर सकता है क्योंकि यहाँ पर हम बायोलॉजिकल सबस्टांस को यूज करके क्वांटिटी को पता करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा नया एजेंट है वो पहले की जो प्रीवियस हमारा ड्रग सबस्टांस है उसके कंपैरिजन में कितनी पोटेंसी यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसको ये जरूर बताता है, सही बात है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द डोज प्रोड्यूसिंग टू अ डिजायर्ड इफेक्ट एंड एलिक्सिड अनडिजायरेबल और टॉक्सिक इफेक्ट, कि भाई ये आपके जो डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके और डोज के रिस्पेक्ट में रिलेशनशिप बताता है, और जो भी टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, अनडिजायरेबल इफेक्ट होते हैं उनको बताता है नहीं। ये सिंपली ये बताता है कि आपकी ड्रग कितनी पोटेंट है, कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर प्रेजेंट है, कितना क्वांटिटेटिव पोटेंसी है उसकी, इसको बताता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोजीनियस कंपाउंड दैट अंडरगो मिथाइलेशन, इन तीनों सबस्टांस में से बताना है कि कौन सा है जो मिथाइलेशन में जाता है। तो हिस्टामीन जाता है, एस्ट्राडायोल भी जाता है और आपकी थायरोक्सिन भी जाता है, तो तीनों ही ऑप्शन जाते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं और बोला है कि ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन के लिए कौन से स्टेटमेंट होगा जो सही नहीं होगा,
है ना, कौन सा उसके लिए फिट नहीं बैठता। तो देखो इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग रिएक्शन। ग्लूकोरोनिडेशन बहुत ज्यादा होती है, सभी होती है वैसे तो, बाकी आई थिंक एक ग्लूकाथायोजाइड करके कुछ होती है, वो होती है सबसे ज्यादा। तो ये तो नहीं होगा। सेकंड है कि कॉन्जुगेटिंग एजेंट इज ग्लूकुरोनिक एसिड, द ग्लूकोरोनाइड इज रैपिडली एलिमिनेटेड इन द यूरिन। नहीं, तीनों स्टेटमेंट गलत है, सो द करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। नहीं नहीं नहीं, दोबारा दोबारा, सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। दोबारा देखो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ग्लूकोरोनिडेशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है, तो वैसे सारी देखने को मिलती है, ग्लूकोरोनिडेशन और एक ग्लूकोथायोजाइड की होती है एक रिएक्शन। हाँ, ग्लूकोरोनिडेशन यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, और ग्लूकोरोनिक एसिड वहां पर कॉन्जुगेटिंग एजेंट होता है, और ये जब कॉन्जुगेट है तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो बहुत ही ज्यादा पोलर कंपाउंड होता है, इस वजह से वो इजीली यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, इसलिए कौन सा गलत है, कौन सा भी गलत नहीं है, इस वजह से आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थेराप्यूटिक सिस्टम प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस अनअटेंडेड controlled drug input for a long period of time without gastrointestinal or hepatic drug inactivation prior to the systemic circulation। देखो क्या बोल रहे हैं, आपको चार, आपको यहाँ पर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिए हैं, इनमें से कह रहा है कि कौन सा थेराप्यूटिक सिस्टम होगा जो कि आपको एक कंटिन्यूअस अनअटेंडेड और एक कंट्रोल ड्रग इनपुट देगा एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पर हम ट्रांसडर्मल में पैच लगा सकते हैं, वो क्या करेगा, आपको कंटिन्यूस देगा, और कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होगी और अनअटेंडेड होगी, और यहाँ पर आपके जीआई ट्रैक्ट का ये हिपेटिक इनएक्टिवेशन भी नहीं देखने को मिलेगा, जो कि ओरली में देखने को मिलता है, और डायरेक्ट आपकी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जारी होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, दैट ट्रांसलोकेशन ऑफ इन सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो ट्रांसलोकेशन है फ्रॉम वन साइड ऑफ बायोलॉजिकल बैरियर टू अनदर साइड, एक आपकी बायोलॉजिकल बैरियर है, इसके इस साइड से इस साइड पर आपके ड्रग को जाना है, सॉल्यूट को जाना है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसलोकेशन है एंड द ट्रांसफर्ड सोल्यूट, ध्यान दो यहाँ पर कौन जा रहा है, सोल्यूशन नहीं जा रहा, सोल्यूट जाएगा। ठीक है, सोल्यूट का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, appearing in the same form, सेम फॉर्म के अंदर on the both side of the biological barrier, बायोलॉजिकल बैरियर की तब तक होता रहेगा जब तक कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी नहीं, बायो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, बायो इक्विवेलेंस नहीं बोलते, और नन ऑफ द बोथ। तो बायो ट्रांसपोर्टेशन हम यहाँ पर बोल सकते हैं, वैसे क्योंकि सोल्यूट का ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम इसको डिफ्यूजन में कंसिडर करेंगे। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में भी कौन सा, डिफ्यूजन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंड्स टू, जो ग्वानिन होता है आपका, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, वो किसके साथ बाइंड होता है, जो जी प्रोटीन्स होती हैं उन जी प्रोटीन की कौन सी यूनिट के साथ बाइंड होता है, अल्फा, बीटा या गामा। सो करेक्ट आंसर इज अल्फा यूनिट के साथ बाइंड होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। फार्माकोडायनेमिक्स में इंक्लूड होता है ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का एक्शन किसके ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है, आपके फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। सो आपके पास ऑप्शन है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय द केमिकल, केमिकल के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, साइट्स एंड मैकेनिज्म बाय विच बायोलॉजिकल इफेक्ट आर प्रोड्यूस, वो साइड और मैकेनिज्म जिसके थ्रू बायोलॉजिकल इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, द फैक्टर विच अफेक्टिंग द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, कि बायोडायनेमिक्स के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आएगा, साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, और केमिकल्स आएंगे जो बायोलॉजिकल इफेक्ट दे रहे होंगे, सेफ्टी और इफेक्टिविटी आएगी ड्रग की, और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन, एक पर्सन है हु सेट फोर्थ प्रिंसिपल, जिसने 4 प्रिंसिपल बताए हैं कि ड्रग आर इफेक्टिव ओनली आफ्टर रीचिंग द रिस्पॉन्सिव टिश्यू, ड्रग तभी इफेक्ट देगी जब वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिव टिश्यू तक पहुंच पाएगी, एंड देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ड्रग एंड द इफेक्ट दैट आर प्रोड्यूस, कि भाई जैसे वो पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी तो उसकी स्ट्रक्चर में कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगी ड्रग की, तभी वो रिसेप्टर से जुड़ेगी और पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगी। ये बात किसने बताई थी, तो ये बात बताई थी जेम्स ब्लैक ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, that a great scientist who explained the circulation of blood to the world, जिन्होंने ब्लड के सर्कुलेशन को बताया, who signaled of the beginning of scientific study of the medicinal science, और जिन्होंने मेडिकल साइंस की साइंटिफिक स्टडी को शुरू किया था, वो कौन थे? विलियम हार्वे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई किसने आपके ब्लड सर्कुलेशन को बताया। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और यहाँ से भी आ जाता है कि किसने मेडिकल साइंस को साइंटिफिक तरीके से रिप्रेजेंट करना शुरू किया था, तो वो थे आपके विलियम हार्वे। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ऑल द अबो मेंशन ड्रग, यहाँ पर आपको ड्रग बताई गई है और आपको बताना है कि कोजेज एंजाइम इनिबिशन इन अ मैन एक्सेप्ट वन। यहाँ पर 3 ड्रग होंगी जो आपके एंजाइम इनिबिशन कर रही होंगी, सिर्फ एक ड्रग है जो नहीं कर रही है। तो एसिटाजोलामाइड का आपको पता ही है कि एंजाइम इनिबिट करके ये एक्शन देती है यहाँ पर, है ना। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनिबिट करती है, तो ये तो एंजाइम इनिबिशन करती है। एलोप्यूरिनोल भी करती है एंजाइम इनिबिशन, है ना। यहाँ पर ये भी गाउट के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है एलोप्यूरिनोल, जहां पे ये आपके एंजाइम को इनिबिट करती है। और डाइसल्फिराम भी आपकी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनिबिट करती है। कौन नहीं करती है? तो मी प्रोबामेट नहीं करती है। सो द करेक्ट आंसर इज मी प्रोबामेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ऑल ऑफ द बिलो मेंशन ड्रग कोजेस एंजाइम इंडक्शन। इनमें से 3 ड्रग होंगी जो एंजाइम इंडक्शन कर रही होंगी, सिर्फ एक नहीं कर रही होंगी। सो एंजाइम इंडक्शन में कौन कौन से पार्टिसिपेट करती है? फिनाइलटोइन करती है, फिनोबार्बिटोन करती है, ग्लीसियोफिलोग्रिन भी करती है। कौन नहीं करती? एनेलाप्रिल। एनेलाप्रिल बेसिकली डायूरेटिक की ड्रग होती है, और ये जो है आपके एंजाइम इनिबिशन के अंदर, इंडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ठीक है, इनिबिशन में करती है आई थिंक ये। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, दैट सिमेटिडीन इनिशिएट द एक्शन ऑफ प्रोपेनोनॉल। सिमेटिडीन जो आपकी ड्रग होती है ना, सिमेटिडीन जो है बेसिकली आपके H2 ब्लॉकर है यहाँ पर, है ना। H2 इनिबिटर होती है ये क्या करती है? जो प्रोपेनोनॉल है आपके, उसके एक्शन को पोटेंशिएट करती है, थियोफाइलिन को करती है, वार्फरिन को करती है, और फिनाइलटोइन को भी कर देती है। क्यों क्यों ऐसे कर देती है ये सिमेटिडीन? तो ये ब्लॉक कर देती है H2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स को। सही बात है ना, क्योंकि H2 ब्लॉकर है ना, H2 ब्लॉकर है तो ऑब्वियस सी बात है H2 हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी। ठीक है, इट कोजेज डेफिशिएंसी ऑफ G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रेजनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी करेगी नहीं। इट इज एन इनिबिटर ऑफ माइक्रोसोमल P450। अच्छा, माइक्रोसोमल P450 एंजाइम को इनिबिट करके अपना एक्शन देती है। ये भी हो सकता है, ठीक है, कि एंजाइम को इनिबिट करके अपना फंक्शन देती हो। सो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी। वैसे यहाँ पर ये भी हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में H2 ब्लॉकर होती है, तो H2 हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करके अपना काम करती है। तो बी एंड सी बोथ होगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, that the induction of adverse drug reaction, that is ADR, rises with the age in the adult, especially after the 65 year, because कि भाई जो ADR की जो रेंज होती है ना, मोस्टली वो आपको 65 की एज के बाद ज्यादा देखने को मिलेगी, कि 65 की एज के बाद ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ड्रग that need to take because they tend to have multiple disease, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डिजीज हो जाती है एडल्ट्स को, तो उसकी वजह से यहाँ पर कई सारी ड्रग्स लेने को मिलती है, और कई सारी ड्रग्स की वजह से कई सारे एडवर्स इफेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट है पुअर कंप्लायंस विद द डोजिंग रेजिमेन, क्योंकि जो डोजेज रेजिमेन यहाँ पर दिया जा रहा है उसके साथ पेशेंट का जो कंप्लायंस होता है वो पुअर होता है। बिल्कुल सही बात है। थर्ड है बॉडीली चेंजेस ऑफ एजिंग दैट रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन ऑफ डोजेज रेजिमेन, कि यहाँ पर जो आपके एजिंग है, एजिंग के साथ आपके बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको डोजेस के अंदर भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। अगर आप सेम डोज दे रहे हो तो वहां पर इफेक्ट अलग तरीके से देखने को मिलेंगे, अलग एडवर्स इफेक्ट आएंगे। बिल्कुल सही बात है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सारी बातें सही है। नेक्स्ट है ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस इज, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस का मतलब है जो ए ग्रेन्यूल्स है आपके WBCs, उनका नंबर। ठीक है, सो इट इज अ वर्चुअल एब्सेंस फ्रॉम द ब्लड WBCs यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स नॉन एज न्यूट्रोफिल्स, कि इसके अंदर क्या होगा, ब्लड के अंदर जो व्हाइट सेल्स प्रेजेंट होंगी स्पेशली न्यूट्रोफिल्स, वो आपके एब्सेंस हो जाएंगे। सही बात है कि यहाँ पर ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस के अंदर ए ग्रेन्यूल्स यानी WBCs का जो नंबर होगा, साइटो मतलब सेल्स का, क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो ये सही स्टेटमेंट हो गया। सेकंड है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम अ टॉक्सिक डैमेज टू द बोन मेरो बाय द सम ड्रग्स। देखो एक ग्रेनुलोसाइटोसिस के अंदर डब्ल्यूबीसी का नंबर कम होने का रीजन ये होता है क्योंकि बोन मेरो बेसिकली यहाँ पर आपकी बोन मेरो जो होती है ना वो आपके यहाँ पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बना रही होती है। ठीक है, तो जब यहाँ पर आपकी किसी पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन के अंदर या किसी ड्रग के थ्रू जब टॉक्सिसिटी होती है उसके अंदर जो बोन मेरो होती है, ठीक है, वो डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से वो डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन नहीं कर पाती, और डब्ल्यूबीसी जब नहीं बन पाती तो वो जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है उसके अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो जाता है, उसे भी हम उसका एक सिम्टम है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। तीसरा है कि इट कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स एंड समटाइम्स ट्रांसफ्यूजन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, सही बात है कि हम थोड़े टाइम के लिए तो एंटीबायोटिक से इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, फाइट करना है ना। जो भी आपके माइक्रोब यहाँ पर एंटर कर रहा है, जो भी बैक्टीरिया वायरस एंटर कर रहा है उसको किल करना। तो अगर डब्ल्यूबीसी नहीं है, फाइट नहीं कर पा रही है, तो हम क्या कर देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे जो कि जाकर के फाइट करने लग जाएगा, है ना। तो कुछ टाइम के लिए हम एंटीबायोटिक से इसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को सिंपली इन्फ्यूज कराकर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिकली फॉलोइंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ मेन ड्रग। हमको ये बताना है कि अगर हम ड्रग को ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि आर अब्सॉर्ब्ड रेडिली व्हेन इट इज इन अनआयनाइज्ड रादर देन इन आयनाइज्ड फॉर्म, कि अनआयनाइज्ड फॉर्म के अंदर इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगी। डिपेंड करता है, जैसे मान लो अगर आपकी स्किन के थ्रू हम अब्सॉर्ब करा रहे हैं ड्रग को, तो यहाँ पर उसको स्किन के लेयर को पेनिट्रेट करना है, तो यहाँ पे चाहिए कि हमारी ड्रग लिपोफिलिक हो, यानी कि लिपोफिलिक हो, यानी कि नॉन आयनाइज्ड हो। नॉन आयनाइज्ड होगी तो वो इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगी, और आयनाइज्ड होंगी तो उसको अब्सॉर्ब होने में दिक्कत आएगी। तो ये सही स्टेटमेंट हो जाता है वहां पर कि अनआयनाइज्ड ड्रग जो होती है वो इजीली अब्सॉर्ब हो जाती है। सेकेंड है कि दे आर अब्सॉर्ब्ड प्राइमरली इन द इंटेस्टाइन, कि ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब होती है। अब्सॉर्प्शन क्या कुछ भी हो, चाहे ड्रग हो चाहे फूड हो, कोई भी चीज हो, सबसे ज्यादा अब्सॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, बिल्कुल सही बात है ये। तीसरा है कि क्रॉस मेम्ब्रेन मेनली बाय द सिंपल डिफ्यूजन, कि यहाँ पर जो आपकी ड्रग होती है वो मेम्ब्रेन को जो क्रॉस करती है वो मोस्टली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही करती है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वो आपकी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट होगा, तो आपके तीनों ऑप्शन सही है, दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। जो कंपीट करते हैं सेम रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के लिए वो होते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो देखो कि डिसोशिएट फ्रॉम द रिसेप्टर फास्टर देन द रेस्पेक्टिव एगोनिस्ट के कंपैरिजन में इजीली डिसोशिएट हो जाते हैं, नहीं। अल्टर द शेप ऑफ द लॉग रिस्पॉन्स कर्व ऑफ एन एगोनिस्ट, एगोनिस्ट का जो लॉग रिस्पॉन्स कर्व हम बनाते हैं उसकी शेप को चेंज करते हैं, नहीं शेप नहीं करते, सिर्फ उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं बिना उसकी हाइट को चेंज किए, तो ये भी गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू द रेट थ्योरी हैविंग स्लो लो डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट, की रेट थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका जो डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट होता है वो कम होता है, यानी कि अगर ये आपके रिसेप्टर से बाइंड हो गए तो इजीली उसको छोड़ने वाले नहीं है, है ना। उसका डिसोसिएशन जो होता है यहाँ से वो स्लो रेट से होता है, कि जुड़ जाते हैं लेकिन बहुत टाइम तक हटते नहीं है ना, तो वो इसका लो डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट होता है, ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि इनिशिएट द अपोजिट सेल्यूलर रिस्पॉन्स टू द रिसेप्टर ऑक्यूपाइड टू दैट ऑब्टेन्ड बाय एन एगोनिस्ट, जो आपका रिसेप्टर को एगोनिस्ट ने बाइंड कर रखा था उसके साथ खुद जाकर बाइंड हो जाते हैं और अपोजिट सेल्यूलर रिस्पॉन्स यहाँ पर देते हैं। अपोजिट नहीं देते, बस उसका जो एक्शन आना होता है ना वो नहीं आने देते, यही काम है इनका, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 की अ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। देखो कॉम्पिटिटिव की बात नहीं हो रही, नॉन कॉम्पिटिटिव की बात हो रही कि नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कैसे काम करेगा। तो कॉम्पिटिटिव में तो क्या होता है कि सेम रिसेप्टर की सेम साइड से जाकर के बाइंड होने के लिए भागता है। कॉम्पिटिटिव जो रहता है ना वो तो सेम साइड के लिए भागता है, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव होता है ना वो सेम साइड के लिए नहीं भागता, वो उसके एलोस्टेरिक साइड पर जाता है, एलोस्टेरिक साइड पर जाकर के जुड़ जाता है, और वहां पर इसकी जो शेप होती है ना इसको यहाँ पर चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ड्रग अब यहाँ पर आकर के बाइंड नहीं हो पाती, उसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो ऑप्शंस हैं कि अल्टर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एगोनिस्ट, एगोनिस्ट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को चेंज करता है, नहीं। अल्टर द पोटेंसी ऑफ एगोनिस्ट, एगोनिस्ट की पोटेंसी को चेंज करता है, नहीं।
शिफ्ट द डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑफ एन एगोनिस्ट टू द राइट। ये भी ठीक है कि हमने पढ़ा हुआ है कि एगोनिस्ट की तरफ शिफ्ट करता है, ये सही बात है, बस हाइट वहां पर सेम नहीं रहती, हाइट कम हो जाती है। डिक्रीज द मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ एगोनिस्ट, बिल्कुल सही, एंटागोनिस्ट है ना तो अपोजिट एक्शन देगा, अपोजिट एक्शन नहीं देगा मतलब जो एगोनिस्ट का एक्शन है वो नहीं आने देगा, जिसकी वजह से एगोनिस्ट का जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स होगा वो वहां पर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये भी सही है कि डोज रिस्पॉन्स कर्व को राइट में शिफ्ट करता है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हाइट होगी वो भी यहाँ पर चेंज होगी, कॉम्पिटेटिव में हाइट सेम रहेगी, नॉन कॉम्पिटेटिव में चेंज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि रैपिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग में, अगर हम ड्रग को रैपिटेटिवली लेते हैं, बार बार लेते हैं, तो क्या होता है, ड्रग एक्यूमुलेट हो जाती है, टॉक्सिसिटी करने लग जाती है। तो ऑप्शन से इंक्रीज इट्स ओन मेटाबॉलिज्म, ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ अनदर ड्रग, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ एंडोजीनियस सबस्टेंस, ऑल ऑफ द वो। अगर हम ड्रग को रैपिडली रिपीटेटिवली बार एडमिनिस्टर करेंगे तो उसका, दूसरी ड्रग का और एंडोजीनियस सब्सटेंस का, तीनों का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 दैट प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज यूजफुल फॉर, ड्रग की जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है वो यूजफुल होती है किसके लिए, ड्रग विद द हाई सेफ्टी मार्जिन, जिनका सेफ्टी मार्जिन ज्यादा होगा, नहीं, जिनका सेफ्टी मार्जिन एक्चुअल में कम होगा ना, जो आपकी इसका जो थेरापेटिक इंडेक्स होता है ना वो कम होता है, यानी कि थोड़ी सी भी कम दे दी तो इफेक्ट नहीं आएगा, थोड़ी सी भी ज्यादा दे दी तो टॉक्सिसिटी कर देगा, यानी कि जिसका नैरो आपके यहाँ पर थेरापेटिक इंडेक्स होता है ना, उसके केस में प्लाज्मा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मतलब मैटर ऑफ कंसर्न हो जाती है, बहुत ही सेफ्टी मार्जिन होता है जिनका, है ना, क्योंकि टॉक्सिसिटी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए प्लाज्मा कंसंट्रेशन उन ड्रग्स के केस में ज्यादा यूजफुल है जिनका लो सेफ्टी मार्जिन है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सी है कि ड्रग एक्टिवेटेड बाय द बॉडी, की जो ड्रग है आपके वो बॉडी के थ्रू यहाँ पर एक्टिवेट होगा, ड्रग बॉडी में एक्टिवेट होगी, उसको प्लाज्मा कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है, नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एक और है क्या, हिट एंड रन ड्रग, हिट एंड रन ड्रग अलग चीज होती है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 30 that during a competitive equilibrium type of antagonism, कि जब कॉम्पिटेटिव वाला आपका एंटागोनिज्म होता है तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। पहला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज के एम इज अनचेंज, कॉम्पिटेटिव के अंदर चेंज होता है, देखो इंक्रीज हो जाता है, कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म के अंदर के एम जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो वी मैक्सिमम होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, या हम कहेंगे वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो अनचेंज है, नहीं, इंक्रीज हो रहा है, सही बात है, यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी सही बात है, नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइड दैट इज वी मैक्सिमम इज रिड्यूस, वी मैक्सिमम रिड्यूस नहीं होगा, वी मैक्सिमम यहाँ पर रिड्यूस नहीं होगा, कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा। सो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि के एम तो आपका इंक्रीज होगा और वी मैक्सिमम यहाँ पर अनचेंज रहता है, ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म के केस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्लियर हो गया वैसे तो, आगे पढ़ो। नेगेटिवली चार्ज रेडिकल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देखो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, नेगेटिव चार्ज रेडिकल का जुड़ना या पॉजिटिव चार्ज रेडिकल का रिमूव हो जाना, ये चारों ही चीजें किसको बताती हैं, ऑक्सीडेशन को बताती हैं। इसके अपोजिट अगर हम कहें कि ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का जुड़ना, नेगेटिव चार्ज रेडिकल का रिमूव होना और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जुड़ जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन की बिल्कुल अपोजिट चलता है रिडक्शन। नेक्स्ट है कि फार्माकोपिया इंक्लूड लिस्ट ऑफ स्टेबलाइज्ड ड्रग्स एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर, जो फार्माकोपिया है ना उसके अंदर ड्रग्स की लिस्ट है, ठीक है, उनके मेडिसिनल प्रिपरेशंस भी हैं, ठीक है, और किसका डिस्क्रिप्शन है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का, हाँ, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी दे रखे हैं, हाँ, प्यूरिफिकेशन भी टेस्ट है, हाँ। सो ऑल ऑफ द अबव, यस, डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, क्लाउडे बेर्नौड इज नोन एज, क्लाउडे बेर्नौड बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के फादर है, तो आपके पास ऑप्शन है इसके अंदर हो गया फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन होते हैं ये, है ना। ये बाकी ये भी ध्यान रखना है आपको, मेडिसिन के फादर कौन है, फार्माकोग्नोसी के फादर कौन है, पॉलीफार्मेसी का फिर भी इतना नहीं पूछते हैं, पर ये पूछ लेते हैं फार्माकोग्नोसी और मेडिसिनल का, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सो करेक्ट आंसर अभी तो हो जाएगा डी, दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के फादर। नेक्स्ट है
ओस्टवाल्ड शिमिनबर्ग कौन है? तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। पॉलीफार्मेसी का कम पूछते हैं, फार्माकोग्नोसी और मेडिसिन इनका ध्यान रखना है हमको। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, catalytical conversion of GTP to GDP is carried out by the subunit of G protein. G protein की कौन सी यूनिट करती है ये? अल्फा बीटा गामा में से अल्फा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है थियोफ्रेस्टस इज नॉन एज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, थियोफ्रेस्टस क्या होते हैं? आपके फार्माकोग्नोसी के फादर होते हैं। बेसिकली ये जो फार्माकोलॉजी के जो फादर है उनके वो थे स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट थे और इन्होंने क्या किया था? फार्माकोग्नोसी इजाद करी थी, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हिप्पोक्रेट्स कौन है? हिप्पोक्रेट्स है आपके फादर ऑफ मेडिसिन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देखो एक चीज क्लियर हो गई कि हिप्पोक्रेट्स तो हो गए आपके फादर ऑफ मेडिसिन, और थियोफ्रेस्टस हो गए फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, और आपके फार्माकोलॉजी के हो गए ऑस्टवाल्ड शिमिटबर्ग। पॉलीफार्मेसी का क्वेश्चन नहीं आता, इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना, ये आते हैं क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर आपको सारे फादर पता चल गए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, that when a drug is lacking effect of its own increase effect of the second active drug, then such effect is called as। देखो क्या कह रहे हैं कि एक ड्रग है, उसका जो इफेक्ट हो रहा है वो लेक हो रहा है, कम हो रहा है, ऑफ इट्स ओन इंक्रीज इफेक्ट ऑफ सेकेंड एक्टिव ड्रग। कोई दूसरी ड्रग है, ठीक है, उस मतलब पहले कोई ड्रग थी उसका इफेक्ट कम आ रहा था, तो हमने क्या करा? दूसरी कोई ड्रग दे दी जिसने क्या कर दिया? उसके इफेक्ट को बढ़ा दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशिएशन। इंक्रीज कर देना, इफेक्ट को बढ़ा देना कहलाता है पोटेंशिएशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, दैट व्हेन टू ड्रग्स, अगर दो ड्रग हैं विद द सेम इफेक्ट प्रोड्यूस अ इफेक्ट ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। देखो आपकी एक ड्रग है ए, ये इफेक्ट देती है एक्स, दूसरी ड्रग है बी, ये इफेक्ट देती है एक्स, दोनों को साथ में दिया तो इफेक्ट जो होगा वो 2x आएगा, तो इसको तो बोलेंगे एडिशन। और अगर आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सिनर्जिज्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सिनर्जिज्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट होगा आपके क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि वीक एसिड आयनाइज मोर। जो वीक एसिड्स होते हैं वो कब आयनाइज होते हैं? बेसिक पीएच के अंदर, यानी अल्कलाइन पीएच के अंदर वीक एसिड भी आयनाइज हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखो अगर यही मैं वीक बेस बोल दूं, है ना, तो वो किस में आयनाइज होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर, या हम कहेंगे एसिडिक पीएच के अंदर वो आयनाइज होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोफाइलिन जो होता है आपके, थियोफाइलिन हैविंग अ शॉर्टर हाफ लाइफ। थियोफाइलिन जो ड्रग होती है उसकी हाफ लाइफ कम होती है इन्फेंट्स के अंदर और बच्चों के अंदर। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर पूरा सिस्टम सेटअप नहीं होता है ना, रीनल ट्यूबुलर सिक्रीटरी मैकेनिज्म इज डेफिशिएंट। वैसे ये इसकी एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन को, ये बात सही है, लेकिन ये इसके एलिमिनेशन को अफेक्ट करेगा, इसकी हाफ लाइफ को नहीं अफेक्ट कर पाएगा। तो इसलिए ये सही होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है इमेच्योरिटी ऑफ द नेफ्रॉन। सही बात है, उनमें नेफ्रॉन भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते, लेकिन हाफ लाइफ से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इमेच्योरिटी ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको ब्रेन में जाना ही नहीं है, तो वहां पर कोई बात ही नहीं होती। लीवर साइज लार्जर ऑन अ बॉडी वेट बेसिस। बॉडी वेट के रिस्पेक्ट में लीवर का साइज ज्यादा होने की वजह से लीवर क्या करता है? जल्दी मेटाबॉलिज्म कर देता है, इसकी वजह से उसकी जो ड्रग की हाफ लाइफ होती है वो कम हो जाती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बाकी के स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में सही नहीं है, इसलिए उनको चूज नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 कि एंटागोनिस्ट इज। एंटागोनिस्ट वो होता है जो जाकर बाइंड होता है लेकिन खुद की उसकी कोई इफेक्ट नहीं आता। सो इंट्रेंसिक एक्टिविटी होती है इसकी, नहीं इंट्रेंसिक एक्टिविटी नहीं होती, एफिनिटी होती है, इंट्रेंसिक एक्टिविटी नहीं होती। तो एफिनिटी तो एगोनिस्ट के जैसे ही होती है, लेकिन इंट्रेंसिक एक्टिविटी नहीं होती इसकी, मतलब जाकर के एगोनिस्ट की साइड पर जाकर के जुड़ जाएगा, जैसे एगोनिस्ट जुड़ रहा है वैसे ही, लेकिन खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता, उसकी एक्टिविटी को, एगोनिस्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करने का काम करता है बेसिकली। सो एफिनिटी इज सेम एज एगोनिस्ट बट डिवॉइड ऑफ इंट्रेंसिक एक्टिविटी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटाइल कोलिन एंड एड्रोपिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक्शन ऑन अ मस्कैरिनिक रिसेप्टर, ठीक है, एक एगोनिस्ट है और एक एंटागोनिस्ट है। ठीक है, इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ, एंटागोनिज्म का एग्जांपल है, लेकिन एंटागोनिज्म में भी कौन सा? तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, क्योंकि सेम रिसेप्टर के लिए भागती हैं दोनों, है ना, तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का एग्जांपल है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 की बायोलॉजिकल हाफ लाइफ इज कैलकुलेटेड एज, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं? वैसे तो हर एक ऑर्डर ऑफ डिग्री की रिएक्शन के लिए अलग हाफ लाइफ होती है, लेकिन जो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला ड्रग के लिए यहाँ पर बता रखा है वो बीडी के रिस्पेक्ट में है, तो वहां पर हाफ लाइफ इज 0.693 VD डिवाइडेड बाई CL। तो यहाँ पर VD डिवाइडेड बाई CL वाला ऑप्शन नंबर सी है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द थेराप्यूटिक इंडेक्स, थेराप्यूटिक इंडेक्स के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? कि इट इज बेस्ड ऑन एनिमल टॉक्सिसिटी डाटा, एनिमल टॉक्सिसिटी डाटा पर ये बेस्ड होता है। इट रिफ्लेक्ट्स फॉर्म्स ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी के अलग अलग फॉर्म को ये बताता है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्लिनिकली। इट टेक्स इनटू अकाउंट आइडियोसिंक्रेटिक टॉक्सिक रिएक्शन। बेसिकली देखो थेराप्यूटिक इंडेक्स से हमको सिर्फ ये पता करना होता है कि ड्रग जो है वो कितनी टॉक्सिक है, उसकी लीथल डोज कितनी है, लीथल डोज और उसकी इफेक्टिव डोज का रेशियो होता है जो ये बताता है कि इफेक्टिव डोज के रिस्पेक्ट में आपकी जो ड्रग है वो कितनी ज्यादा लीथल है ना, कि उसकी टॉक्सिसिटी को ये बताने का काम करता है। तो ये बात तो सही है कि टॉक्सिसिटी को बताता है, लेकिन किस पर बेस्ड होता है? एनिमल डाटा पर, एनिमल पर ही तो टेस्ट करके पता करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बेस्ड ऑन एनिमल डाटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है ओक्यूसर्ट्स क्या होते हैं? ओक्यूसर्ट्स जिनको आई लीड के अंदर इंसर्ट किया जाता है, तो प्लेस्ड अंडर द आईलिड, सही बात है। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव्स आईयूडीज होते हैं वो। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी अलग होती हैं, मतलब ओक्यूसर्ट नहीं होती वो, है ना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब है जिसकी सिर्फ एक ही क्लोन होती है और एंटीबॉडी का काम करती है, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। तो ये ओक्यूसर्ट नहीं होती, ओक्यूसर्ट होती है आईलिड के अंदर लगाए जाने वाले लेंसेज, देखे हो ना लेंसेज, वो। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 दैट नाइट्रोग्लिसरीन इज गिवन इन एंजाइना पेक्टोरिस, सबलिंगुअल रूट के थ्रू देते हैं, बाय द सबलिंगुअल रूट, सही बात है। क्यों? क्योंकि जल्दी एक्शन दे इसलिए। लीवर इज बाईपास, हाँ लीवर बाईपास हो जाता है यहाँ पर। कैन बी स्पार्ट आफ्टर अ डिजायर इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट देने के बाद खत्म हो जाती है, सही बात है। रैपिड अब्जॉर्प्शन इसीलिए तो कि जल्दी अब्जॉर्प्शन हो जाए, सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाए और फास्ट एक्शन देखने को मिले, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो, इसीलिए सबलिंगुअल रूट के थ्रू देते हैं। तो सारी बातें सही है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48 कि वोलेटाइल ड्रग में बी बेस्ट एडमिनिस्टर्ड बाय, जो वोलेटाइल ड्रग्स होती हैं उनको हम सबसे अच्छे से किस रूट के थ्रू ले सकते हैं? इनहेल करके। ओरल रूट के थ्रू तो नहीं ले सकते, सबलिंगुअली नहीं ले सकते, इंट्राथिकली नहीं ले सकते, कैसे लेंगे? इनहेल करके। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वो देखा भी होगा, जैसे सर्दी लग जाती है ना, तो एक वो पता नहीं आजकल आ रहा है जो ऐसे ट्यूब जैसा आता है, उसको ऐसे नाक में रख के ऐसे सूंघते हैं, तो इनहेल ही कर रहे होते हैं वो बेसिकली, है ना। तो वो होता है इनहेलेशन। या फिर गर्म भाप ले रहे होते हो आप, तो गर्म भाप को भी इनहेल कर रहे होते हो नाक में, तो वो इनहेलेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 की अ डिजायर्ड क्लिनिकल रिस्पॉन्स में बी डिलेड, अल्टर और ब्लॉक बाय, कि एक जो डिजायर्ड क्लिनिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है वो डिले हो सकता है, चेंज हो सकता है या ब्लॉक हो सकता है, किसकी? कोई और वहां पर आकर के बाइंड होकर के एक्शन को चेंज कर दे तो। कि अ ड्रग दैट डज नॉट गो टू द सोल्यूशन, अगर आपकी ड्रग सोल्यूशन में जाएगी नहीं तो आपका एक्शन डिले हो सकता है, चेंज हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। अ ड्रग दैट डज नॉट गो टू द साइट ऑफ एक्शन, अगर ड्रग आपके साइट ऑफ एक्शन तक ना पहुंच पाए तो भी हो सकता है। अब नॉर्मल फार्माकोजेनेटिक्स में भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 कि फॉलोइंग कंपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लार्जेस्ट परसेंटेज, कौन सा कंपार्टमेंट है जिसके अंदर ड्रग सबसे ज्यादा होती है? प्लाज्मा में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में या फेट में? फैट में तो नहीं, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर, सेल के अंदर सबसे ज्यादा आपके ड्रग का पोर्शन होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो ये हुए हमारे यूनिट सेकंड के 200 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ थर्ड यूनिट के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनके साथ। सो टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।